नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और मैं हूं श्रेया ठाकुर। और आज हमारे साथ मौजूद है राजेश सतपथे जी। अगले आधे घंटे हम आपके लेंगे सवाल, साथ ही करेंगे बाजार पे बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में ऊपरी स्तरों से दबाव, दिन के शिखर से 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,750 के करीब। बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तर के करीब। मिड कैप और स्मॉल कैप आज ज्यादा कमजोर, 4% उछाल इंडिया विक्स में। रियलिटी और आईटी शेयर्स में आज सबसे ज्यादा दबाव, वहीं ऑटो और सरकारी बैंक में खरीदारी का मूड। पीएसयू बैंक्स में इंडियन बैंक और यूनियन बैंक 1% से ज्यादा ऊपर। बीपीसीएल और नाल्को में आज अच्छी रौनक, दोनों करीब 2% की बढ़त के साथ। वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल 150 मेगावाट के सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट के लिए लगाई बीपीसीएल ने सबसे कम बोली, वहीं नाल्को ने उत्कल डी और उत्कल ई कोल ब्लॉक्स के लिए साइन की माइनिंग लीज। बीमा शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी का मूड। जीआईसी, आरई और न्यू इंडिया एश्योरेंस में करीब 6% का उछाल। साथ ही साथ गो डिजिट, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी अच्छी रौनक। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ प्री बजट बैठक करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ मंगलवार की बैठक में महंगाई, रोजगार, निवेश बढ़ाने के बजट में कदम उठाने पर दिया था जोर। चलिए, तो बढ़िया शुरुआत आज हमें देखने को मिली है बाजार के अंदर। साथ ही बोल सकते हैं कि सेंटा रैली का जो मूड है, क्रिसमस तो खत्म हो गया है, लेकिन मोमेंटम इस टाइम भी बाजार में बना हुआ है। राजेश सतपथे सर हमारे साथ जुड़े हैं अगले आधे घंटे के लिए। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके जो भी सवाल है सर हमारी हेल्प करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग राजेश सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी, श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजेश सर, बाजार में उड़ती उड़ती खबर आई है कि क्रिसमस ईव में आपने मुफासा देखी है। उड़ती उड़ती अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अच्छा, नहीं, हमने कल देखी। ने परसों पूछा था कि आपका क्रिसमस का क्या प्रोग्राम है। ऑनेस्टली तब मेरा कुछ प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कल मेरी छोटी बेटी ने कहा कि चलो पापा मुफासा देख के आते हैं, तो शाम को हम लोग मुफासा देखे। बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया, सबको देखना चाहिए। बढ़िया, तो चलिए, कुछ मेरे उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हुआ है, तो थोड़ा सा क्रेडिट मैं ले सकती हूँ सर? 100% आपको ही है। राइट। चलिए, तो बाजार में हो सकता है कि हमें एक नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिले, क्योंकि अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक सबड्यूड एक्टिविटीज है और मेजर ट्रिगर्स जो है वो इस टाइम पे एब्सेंट है। या लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट का ऑल ओवर सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव नोट पे बना हुआ है। बट दो कंसर्न्स है, एक बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड और जो स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स है वो बाजार को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दबाता हुआ दिखाई दे सकता है। अपकमिंग मंथली एक्सपायरी के लिए अगर हम हायर साइड में बात करें तो 23,924 का 24,000 का एक जोन है जो पॉजिटिव है और काफी ज्यादा क्रिटिकल भी है। अगर ये ब्रेक होता है तो बाजार में वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और डाउनसाइड में 23,600 और 23,500 की रेंज काफी ज्यादा क्रूशियल होगी। राजेश सर, क्या नजरिया है इस टाइम पे बाजार का, क्योंकि पिछले 3 जो हमने सत्र देखे हैं वहां पे बाजार कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव साइड में रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री इन पर्टिकुलर लगता है कि जब तक निफ्टी 23,700 का लेवल मेंटेन करता है, जो इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आई थिंक तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिवर्सल आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली, क्योंकि हमको सबको पता है कि जनरली दिसंबर एंड, हाँ, ये जो रहता है वो एफआई का प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं मंथ रहता है, तो प्रोबेबली ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो गया और इवेंचुअली बाजार घूमेगा। इसका रीजन ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, मुझे लगता है दे आर ट्रेडिंग इनटू कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि बाजार एक बार के लिए रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। सो इट्स अ बाय फॉर मी। जब तक निफ्टी 23,700 के ऊपर टिका है, मेंटेन कर रहा है, तब तक बाय साइड का ही ट्रेड रखे। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है निफ्टी एक बार के लिए स्विंग देगा 24,100 तक। ठीक है, तो अभी बाजार में अभी भी दम 23,700 का इंपॉर्टेंट लेवल जब तक निफ्टी होल्ड करता है तो एक बाइंग ट्रेड ही रखें आप। ये हिदायत फिलहाल आपके लिए एक स्ट्रेटेजी सामने आई है। अब कॉलर्स की ओर बढ़ते हैं और कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ जुड़े हैं योगेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल।
मैम मैंने डिफरेंट लेवल्स पे फ्रॉम 15 टू 25 यश बैंक खरीदे हैं, जो कि एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 10,000 का, सॉरी 20,000 शेयर खरीदे, जी 20,000 खरीदे और आपकी बाइंग है 19 की। ठीक है। 19.95 या जी जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में रखा है आपने? जी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। ठीक है। राजेश जी, यस बैंक ये आज फिलहाल अभी लाल निशान पर कामकाज करता हुआ 19.77 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, थोड़ी गिरावट के साथ, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई थी पीएसयू बैंक्स की, निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी रह रही है, लेकिन वहाँ से भी फिलहाल कूल ऑफ होता दिख रहा है। यस बैंक पे क्या स्ट्रैटेजी देंगे आप? देखिए कंचन जी, जब मुझे लगता है कि जब तक यस बैंक 19 का लेवल मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका रीजन ये है कि ये अभी फिलहाल जो अभी हमने देखा इस एक्सपायरी में जो 45 नए स्टॉक्स है उसमें से एक यस बैंक भी था। तो ऑब्वियसली कोई स्टॉक जब एफआईओ में आता है तो वहां पे एक ट्रैक्शन, एक मोमेंटम बनता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यस बैंक में एक मोमेंटम मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा 19 का सपोर्ट है तो आपको स्टॉप लॉस 18.5 का रखना है। सामने 22 22.5 का एक रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई जोन है। अगर 22 22.5 का लेवल निकले तब हम कहेंगे कि 26 27 के लिए रेडी है। बट फॉर द टाइम भी आप कह सकते हैं कि दिस इज अ होल्ड। तो होल्ड की सलाह और जो क्रूशियल बेस है उसके बारे में जानकारी ले ली है 22.5 का। चलते हैं अगले दर्शक की तरफ। नई दिल्ली मेरे शहर ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश चट्टा बोल रहा हूँ, दिल्ली पश्चिम बिहार से। जी क्या सवाल है सर आपका? मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के 500 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 90। बताइए अच्छा। क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेके रखा है या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के। अच्छा, ओला के शेयर तो हैं, लेकिन क्या ओला का स्कूटर है आपके पास? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, नहीं है, चलिए कोई नहीं। ओला के शेयर है इनके पोर्टफोलियो में, 590 रुपए की खरीद है, यानी कि 5 रुपए करीबन का पर शेयर मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश सर, आगे की रफ्तार कैसी रह सकती है ओला की? ये मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप ओला का चार्ट देखें तो चार्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और इनफैक्ट ये 90 92 का ये जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, ये जिस तरह से ये मेंटेन कर रहा है पिछले 20-25 दिनों से, देयर आर पूरे पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए 100 की ट्रेजेक्टरी पार करेगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 120-22 का होगा। तो आप मुझे लगता है कि यहाँ पे इनफैक्ट एक फ्रेश बाय भी ट्रिगर होता है। 90 के ऊपर का बाय बनेगा, 85 का स्टॉप लॉस, ट्रेड के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 120 125 का होगा। तो इट्स अ गुड बाय, यू कैन होल्ड। वेल, और आज खबरों के लिहाज से भी ओला काफी ज्यादा फोकस में है, बिकॉज देश भर में इसने 4000 नए स्टोर्स खोले हैं और भारत में एक बार फिर से ये ईवी का सबसे बड़ा एक एक्सपेंशन देखा गया है। ओवर टू यू श्रेया। बिल्कुल, तो ओला इलेक्ट्रिक पे 85 की स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है फिलहाल राजेश जी की तरफ से। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एससी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एससी गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम, सतपति साहब को भी नमस्ते। मैडम, नमस्ते। डी मार्ट के मेरे 50 शेयर हैं। डी मार्ट के 50 शेयर है 4,480 के रेट पर, काफी नुकसान हो रहा है मैडम, क्या करना चाहिए? एक टाटा टेक है 125 शेयर 1106 के रेट पर, उसमें भी काफी नुकसान हो रहा है मैडम। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट से शुरुआत करती हूँ आपके सवाल का। वैसे बताइए एससी जी, कब गए थे लास्ट टाइम आप डी मार्ट? डी मार्ट तो मैडम मैं लगभग हर महीने ही जाता हूँ लगभग। ठीक है। वैसे राजेश जी, जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग का चलन चला है, लोग अब ज़्यादा फुटफॉल देखने को मिलता नहीं डी मार्ट जैसे मॉल्स में, लेकिन हालांकि इसमें अभी एक अच्छी खासी मतलब टसल देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ने अगर पिछले 6 महीने में भी देखे और इस साल में अब तक देखे तो नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। 6 महीने में भी लगभग 30% गिरा है ये स्टॉक और इस साल में भी अब तक 15% की गिरावट देखने को मिल रही है एवेन्यू सुपरमार्ट में। लॉस में फिलहाल क्या रणनीति इस पर्टिकुलर काउंटर में रहेगी? देखिए श्रेया जी, आपने बिल्कुल सही कहा, काउंटर में थोड़ा वीकनेस है और ये वीकनेस आप देखिए 5,500 का इसने हाई बनाया था। तो 5,500 से लगातार यहाँ पे आप कह सकते हैं पिटाई हो रही है, छोटा मोटा पुल बैक होता है लेकिन लिक्विडेशन होता है। हालांकि ये काउंटर एफआईओ में है तो मुझे लगा था कि एक बार के लिए यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो भी टिका नहीं है। तो देखिए हम सपोर्ट की बात करेंगे। मुझे लगता है डीमार्ट का जो सपोर्ट है यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट, वो करीबन 3,000 3,100 की ट्रेजेक्टरी में आता है। वहां तक मुझे लगता है एक बार के लिए करेक्शन आएगा और रुकेगा, क्योंकि देखिए 5,500 से अगर टूटा है 3,000 तक तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग इमर्ज होगी। तो उन्होंने इतना पेन देखा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा और सॉरी टू से बट थोड़ा सा और झेल लीजिए। 3,000 3,100 तक एक बार के लिए मुंह आएगा।
उसके बाद आपको एक रिलीफ रैली मिलेगी करीबन 4200 से 4500 तक, दैट इज व्हाट द चार्ट्स आर सजेस्टिंग। उसके लिए वक्त लगेगा, प्रोबेबली आई थिंक 2025 में ये मूव प्ले होगा। तो फॉर द टाइमिंग इट्स अ होल्ड फॉर मी। आपका स्टॉप लॉस होगा 2900 का। ठीक है, टाटा टेक पे भी इनका एक सवाल था, टाटा टेक में भी ये नुकसान झेल रहे हैं, टाटा टेक में क्या रणनीति है अपनाएं? तो देखिए श्रेया जी, टाटा टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कंपनी है, जो एक आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो में रखने लायक है। लेकिन हालांकि जिस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आप कह सकते हैं कि सेलिंग हो रही है, थोड़ा सा कंसर्न तो बनता है। लेकिन वीकली चार्ट देखे या इवन डेली चार्ट देखे तो कहीं पे भी ये नहीं लगता कि काउंटर यहाँ से टूटेगा। तो दिस इज ए होल्ड फॉर मी। मुझे लगता है ये जो 850 और 900 का जोन है ये होल्ड करेगा। तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। 850 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा जिसका टारगेट करीबन 980 से 1000 का होगा। सो थोड़ा सा अगर आप इसे वक्त दे या थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे तो काउंटर तो अच्छा लगता है। सो फॉर मी इट्स अ बाय। वेल, तो टाटा टेक में खरीदारी की राय, एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक। आगे बढ़ा जाए और चलते हैं डायरेक्टली राजस्थान से राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे पास पूना वाला फिनकॉप के 400 शेयर है 498 से, और बीडीएल भारत डायनेमिक्स 200 शेयर है 1747 से। तो क्या करें, एग्जिट करें, एवरेज करें या फिर होल्ड करें? राज जी सबसे पहले बताइए कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? नहीं, लॉन्ग टर्म के व्यू से लिए थे। चलिए, क्योंकि जब इसके नतीजे आए थे तो एक दिन में जितना मुझे याद है, एक दिन में इसमें करीबन 17 से 20% की गिरावट एक देखने को मिली थी, और उस दिन उसने अपना एक साल का लो भी छू लिया था 270 रुपए का। वापस थोड़ा सा रिकवर तो हुआ है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा डाउनसाइड इसमें है। पिछले एक साल का चार्ट देखा जाए तो 28% ये टूटता हुआ दिखाई दिया है, और नतीजे भी अच्छे नहीं आए थे Q2 के। सातपुते सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से देखने को मिल सकती है? देखिए कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही ज्यादा चॉपी काउंटर है। यानी आप कह सकते हैं कि एक दिन में वो 360 वाला 270 तक गिरा, और उसके बाद नेक्स्ट 4 दिन में ये पूरा का पूरा इसका जो फॉल था वो एब्सॉर्ब किया। तो वोलेटिलिटी बहुत है, तो काउंटर वोलेटिल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपके स्टॉप लॉसेस डीप हो जाएंगे। फॉर मी इट्स एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग यू कैन होल्ड 300-315 का यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। तो जब तक ये 300 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। रादर यहाँ से फिर से एक स्विंग मिलना चाहिए करीबन 360-370, इसका पहला रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन पार करे तो फिर मुझे लगता है ये 400 की तरफ भागेगा। सो आपके लिए तो मैं ये कहूंगा आप फिलहाल बने रहे 290 का स्टॉप लॉस। तो 290 का स्टॉप लॉस यहाँ पे खासा आपको ध्यान रखना है, और हो सकता है कि आगे की जो ट्रेजेक्ट्री वह है वो हमें एक अच्छे नोट पे देखने को मिले। सातपुते सर, इसमें इन्होंने एक बीडीएल का सवाल भी पूछा था। बीडीएल एंट्री प्राइस क्या था? 1317। एक बार राज जी एक बार वापस से रिपीट कर देंगे प्लीज, आई मिस दैट। 1747 1747 बीडीएल में? हाँ, बीडीएल का। सर आपने तो एकदम उसके 52 हफ्ते के हाई पे खरीदारी करी है। हाँ मैम, वो हाई लेवल पे खरीद लिया था जी। काफी यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान 1200 के लेवल पे इस टाइम पे चल रहा है सर, काफी बड़ा नुकसान हो गया। आगे आप बताइए कि क्या कर सकते हैं, और अब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से बीडीएल में जो हमने सेल ऑफ देखा था, रादर नॉट ओनली बीडीएल, जितने भी डिफेंस स्टॉक्स थे वो चले भी उतने थे, तो ऑब्वियसली रिट्रेस भी उतने हुए। तो जैसे कि बीडीएल की बात करें तो मुझे लगता है ऊपरी लेवल से करीबन 40% रिट्रेसमेंट हो चुका है, और ये 50% रिट्रेसमेंट करीबन 900 950 के ट्रेजेक्टरी के आसपास आता था, जहां से हमने एक रिवर्सल देखा। अभी ये जो रिवर्सल है फिलहाल ये अपने क्लस्टर पे खड़ा है, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस के जो था, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक ए सपोर्ट। और ये जो सपोर्ट जोन है वो करीबन 1170 से लेके 1220 का है। तो मुझे लगता है इस जोन को बीडीएल रिस्पेक्ट करेगा, और इवेंचुअली यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए जो करीबन 1400 1450 तक जाएगी। अगर उसके पार भी चला जाता है तो प्रोबेबली यू कुड बी लकी कि यहाँ पे आपको एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो पेन आपने देखा या जो करेक्शन था, दैट सीम्स ओवर टू मी एज ऑफ नाउ। और आपके लिए तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे, 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा। रादर मैं कहूंगा 1300 अगर ये सरपास करता है, 1300 के ऊपर चला जाता है, फिर आप स्टॉप लॉस 1200 पे लेके आइए। इन दैट केस जो टारगेट होगा, जैसे मैंने कहा 1400 1450, ये इसका पहला पड़ाव है। ठीक है, तो ये भारत डायनामिक्स होल्ड की सलाह मिली है और 1400 का टारगेट फिलहाल ये दिया गया है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग विवेक जी, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरा सवाल है इंडियन होटल पे।
मेरे पास 2 to 8 पे 50 शेयर्स पड़े हुए हैं, सो अभी करेंटली मार्केट गिर रहा है, चॉपी है, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट बुकिंग प्रॉफिट्स इन दिस, तो करना चाहिए या नहीं? ठीक है राजेश जी, इंडियन होटल्स, इनफैक्ट अगर आप होटल इंडस्ट्री ही देखें तो जिस तरीके से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और मिडिल क्लास के ने जो ट्रैवल और टूरिज्म को लेकर जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है मिडिल क्लास में, उससे होटल कंपनी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होते दिखा है। और इंडियन होटल स्पेशली अगर इसकी बात करूँ तो उसने अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने में दिया, 32% से ज़्यादा। वहीं इस साल में अब तक इसने लगभग 100% का रिटर्न दिया है। इंडियन होटल में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी कि अभी होल्ड करें? देखिए काउंटर इतना जबरदस्त तेजी में, यही देख रहा था मैं इसका मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में देखिए कभी 2020 में 2020 के आसपास, या आप कह सकते हैं 2021 के आसपास, ये करीबन 120 पे चलता था, 100-120 रुपए पे चलता था, और वहां से इसने 900 तक का मुंह दिया है। तो कहीं ना कहीं ये तो मैं मानता हूं कि मंथली चार्ट पे ओवरबॉट, बट एट द सेम टाइम चार्टिकली ऐसा कहीं आप कह सकते हैं कि सेल सिग्नल नहीं है, पोजिशनल सेल। शॉर्ट टर्म स्विंग्स आते हैं, शॉर्ट टर्म सेल्स आते हैं, उसको मैं थोड़ा सा साइडलाइन रखता हूँ। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि लार्ज टर्म चार्ट के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो वहां तक, यहाँ तक तो कहीं आए नहीं। तो प्रोबेबली मुझे लगता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक बार के लिए ना ये इंडियन होटल 1000 को टेस्ट करेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो देखिए, और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 800 का होगा। अदरवाइज देयर विल बी वन मोर स्ट्रेटेजी कि आपके पास जैसे कि 50 शेयर है, तो उसमें से अगर आपका जो 25 शेयर्स है वो बुक कर ले, बाकी जो 25 है उसे पड़े रहने दें। दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी। उसके बाद आपके पास थोड़ा कैश भी होगा, और अगर करेक्शन में आता है तो मे बी यू कैन री एंटर अगेन। तो दो तरीके की स्ट्रैटेजी बता दी है सर ने, या तो होल्ड करके चल सकते हैं या तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। डिसीजन आपका है। आगे बढ़ा जाए और लुधियाना चला जाए। आतमजीत सिंह जी के पास चलते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास HDFC के 90 शेयर हैं, 662 की रेट पर है मैडम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1 से 2 साल तक का है मैडम। ओके, 1 से 2 साल होल्ड करूं? चलिए, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है करीबन 135 रुपए का, लेकिन पिछले 1 साल में देखें तो एक सबड्यूड इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारे एनालिस्ट का, मार्केट एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ से जो HDFC की ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। सातपुते सर, क्या आप मेरी बात से ताल्लुकात रखते हैं या कुछ और स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है कि अगर जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपके पास HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, जो हमने सीखा यही सीखा कि अगर आपको पोर्टफोलियो रखना है तो आपके पास मार्केट लीडर्स होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप बैंकिंग की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में HDFC बैंक एक टॉप लीडर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटी मोटी वोलेटिलिटी होती रहेगी, जहाँ पे 50-100 रुपए इधर उधर होता है, लेकिन 50-100 रुपए के लिए आप पोर्टफोलियो काउंटर्स कभी हिलाते नहीं है। तो अगर आप पोर्टफोलियो व्यू के हिसाब से सोचे तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। प्रोबेबली अगर आप इसको मंथली चार्ट के हिसाब से देखें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं 1-2 साल रखना चाहता हूँ, तो मेरा इसका टारगेट देखिए 2000 प्लस का है। प्रोबेबली ये 1500 और 1700 के बीच में थोड़ा सा वोलेटाइल करेगा, या आप कह सकते कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इसमें पोजिशनल बंदी नहीं है। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। ठीक है, फिलहाल तो अभी होल्ड करने की सलाह मिली इस पर्टिकुलर काउंटर में HDFC बैंक में। हालांकि आज ये DI के करीब खुला था, लेकिन वहां से थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखा है। फिलहाल हो चुका है एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का। ग्रो और CNBC आवास का एक खास इनिशिएटिव है जिसका मकसद ट्रेडर्स को सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करना है। आज हम आपको ये समझाएंगे कि कैपिटल साइज का आपके कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पर क्या असर पड़ता है, और छोटे कैपिटल से ट्रेड करने में क्या रिस्क हो सकते हैं। तो हमारे साथ जैसे कि बने हुए हैं राजेश सातपुते सर, तो आज हम संजय सेठ के एक सवाल पर आए हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे पूछा गया है। राजेश सर, संजय जी पूछ रहे हैं कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए काफी है या फिर नहीं? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बात आती है तो 2 चीजें हैं कि वेदर यू आर एन ऑप्शन बायर और वेदर यू आर एन ऑप्शन सेलर। आप कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, वन इज कॉल, सेकंड इज पुट। इफ यू आर ए बायर तो फिर आपको जो देना है वो आपको सिर्फ मार्जिन पे करना है, प्रीमियम पे करना है, नॉट मार्जिन, प्रीमियम पे करना है। तो जब आप ऑप्शन सेलर होते हैं तो आपको
वो जो प्रीमियम हम जो पे करते हैं वो सेलर को मिलता है, तो ऑब्वियसली उसको एट द सेम टाइम मार्जिन भी देना पड़ता है। तो जो बायर होता है, माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, भला कॉल हो या पुट हो, इन दैट केस ये जो 1 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की संजय जी, तो मुझे लगता है वो इन दैट केस वो सफिशिएंट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको वो भी सोचना है कि आपके लॉट साइज कितने हैं। अगर आप उसमें लाइट रहोगे, कम लॉट में काम करोगे, जिसके लॉट साइज से 5000 है, 6000 है, उतने बड़े लॉट साइज में अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस ज्यादा होगा। उसमें लॉट भी आप एक आध लॉट भी ले, तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है कंचन जी। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो या आपको कम पैसे में काम करना है, सो बी एन ऑप्शन बायर। सेकेंडली, आपको जो लॉट साइज है वो छोटे लॉट में काम करे, जहां पे लॉट साइज 1000 शेयर्स के नीचे है, तो ऑब्वियसली आपकी जो लागत है वो कम रहेगी। एट द सेम टाइम, आपको जो ऑप्शंस बाय करना है, आप कभी भी ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय मत करें, उससे ज्यादा एटीएम यानी एट द मनी पे काम करें, या स्लाइटली ओटीएम पे काम करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो मुनाफा है वो जल्दी दिखेगा और आपकी पोजीशन जो है वो जल्दी क्लोज होगी। तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी सर ने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको इस कैपिटल के ऊपर काम करना चाहिए। श्रेया, ओवर टू यू। आगे के लिए कौन से अगले दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं? बिल्कुल, फिलहाल अभी एक सोशल मीडिया से सवाल लेते हैं जो हमारे, ठीक है, जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं और अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरे पास आईओसी के 500 शेयर है और मैं 145 के प्राइस रेट से लिया है, ठीक है, और मेरा 2 साल का नजरिया है। 2 साल के लिहाज से आपने आईओसी ऐड कर रखा है। फिलहाल अभी लॉस में चल रहे हैं ये 500 शेयर्स इनके पास। 137 की जो इसकी इस लेवल पे कामकाज कर रहा है, लेकिन 145 की इनकी खरीद है। 7 रुपये पर लॉस पे क्या हिदायत देंगे सर आप? आईओसी में क्या करना चाहिए, इनको होल्ड की सलाह रहेगी अभी फिलहाल? देखिए श्रेया जी, जब हम ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो एचपी, बीपी एंड आईओसी, तो उसमें अगर आप देखें तो जो मोमेंटम रहता है वो जनरली बीपी एचपी में ज्यादा रहता है, और आईओसी में हमेशा आप कह सकते हैं कि वन नोट कमी रहता है। अगर ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें, चार्टिकली भी देखें, तो आईओसी में वीकनेस हमेशा रहती है। वो तो बीपी एचपी चलता है तो आईओसी भी उसके थोड़ा सा सपोर्ट देता है। तो फॉर मी आईओसी इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी। अगर आपको ओएमसी में काम करना है तो गो विद बीपी और एचपी। एट द सेम टाइम, अगर जैसे कि आईओसी की टेक्निकल की बात करें तो फिलहाल मुझे लगता है जब तक 130 का लेवल मेंटेन करता है तो होल्ड है। स्टॉप लॉस 127 का होगा। एट द सेम टाइम चार्टिकली 140 का ब्रेकआउट ये इसके लिए जरूरी है। अगर 140 के ऊपर चलता है फिर 155 160 तक का मुंह मिलेगा। ठीक है, तो ऑयल एंड कंपनीज में बेटर पिक्स आपको राजेश जी ने बताई। बीपीएसएल जैसे स्टॉक जो टॉप गियर्स में फिलहाल आज शामिल भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको 127 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू राजेश तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और अगले शो में खिलाड़ी नंबर 1 में मुलाकात होगी फिर से।